वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कि इसका अध्याय 4 संविधान का निर्माण, प्रस्तावना तथा राजनीतिक दर्शन। भूमिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जनता एक ऐसी सरकार की कामना कर रही थी जो उसकी अपनी हो तथा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उपजी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। नेताओं ने वायदा किया था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के लोकतंत्र व न्याय के आदर्शों पर आधारित सरकार बनेगी। इन विचारों को आदर्शों को समाकर करना बहुत आवश्यक समझा गया। आधुनिक काल में उन्नत दर्शकों व संरचनाओं को जिस परिलेख में स्थान दिया गया उसे संविधान कहते हैं। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था। यह सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुई थी तथा इसने संविधान में शामिल करने के लिए कुछ आदर्शों को चुना था, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिपादकता तथा सब व्यक्तियों के लिए न्याय, समानता व स्वतंत्रता शामिल थे। इनमें संकल्प दोहराया गया था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। संविधान निर्माता भूखे लोगों को भोजन जुटाने, वस्त्रहीन व्यक्तियों को वस्त्र जुटाने तथा शोषित वर्ग का शोषण समाप्त करने की प्रति बहुत चिंतित थे। एक न्यायप्रिय समाज के निर्माण हेतु निर्माताओं ने अधिकारों, लक्ष्यों, संस्थानों आदि के रूप में इन आदर्शों का उचित स्थान पर समावेश किया है। संविधान की मूल प्रस्तावना के अनुरूप इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संविधान के आरंभ में ही प्रस्तावना का प्रावधान है। प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक दर्शन का प्रतिबिंब माना जाता है। इस पाठ में आप भारतीय संविधान के निर्माण तथा प्रस्तावना के रूप में निहित राजनीतिक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप यह भी जान सकेंगे कि कब और कैसे संविधान निर्मित हुआ तथा इसके लक्ष्यों व सिद्धांतों का क्या महत्व है। उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप देश के मौलिक कानून के रूप में संविधान के महत्व को पहचान सकेंगे। संविधान सभा की रचना व उसकी प्रारूप समिति की भूमिकाओं का वर्णन कर सकेंगे। संविधान की सभा के समक्ष उपस्थित लक्ष्यों की पहचान कर सकेंगे। संविधान की प्रस्तावना व उनकी शर्तकर्ता का वर्णन कर सकेंगे। प्रस्तावना के आधारभूत सिद्धांतों व संवैधानिक प्रावधानों के साथ उनकी निकटता की जानकारी ले सकेंगे। संप्रभुता की व्याख्या कर उन तत्वों का पता लगा सकेंगे जो भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राज्य मानते हैं। समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का अर्थ जानकर इनकी समर्थकर्ता की विवेचना कर सकेंगे। लोकतंत्र व गणराज्य के अर्थ तथा भारत में इनकी उपस्थिति का वर्णन कर सकेंगे। भारतीय संविधान के आदेशों के रूप में स्वतंत्रता, समानता व न्याय की पहचान कर सकेंगे। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता एवं बंधुता के महत्व को आत्मसात कर सकेंगे। संविधान। आधुनिक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें उचित प्रकार की सरकार हो जिसके पास समुचित शक्ति व कार्य हो। जिस परिलेख में सरकार का रूप परिभाषित व निश्चित किया गया हो, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति विभाजन किया गया हो तथा नागरिकों व सरकार के संबंधों का विवरण मिलता हो, उसे संविधान कहा जाता है। राज्य का संविधान एक भी हो सकता है तथा कुछ मसलों में अनेक संविधान भी होते हैं। संविधान को राज्य का आधारभूत अथवा मौलिक कानून माना जाता है। यह राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, इन्हें उसको प्राप्त करता है। संविधान संस्थागत संरचना भी प्रदान करता है। ये सरकार के अनेक विषय होते हैं जिसमें नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अंत लक्ष्यों व उद्देश्यों तथा संरचनाओं व कार्यों की दृष्टि से संविधान को देश के प्रशासन का आधार माना जाता है। संविधान सभा। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था। इस सभा का गठन ब्रिटिश
उपनिवेशिक शासकों तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं के बीच आपसी समझौते के बाद 1946 में हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन प्रांतीय संविधान सभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर किया तथा देशी रियासत के शासकों के प्रतिनिधि भी इसमें मनोनीत किए गए। निर्वाचित सदस्यों के लिए संपर्य के आधार सीटें आरक्षित की गई। संविधान सभा के गठन के समय भारत अविभाजित देश था, परंतु स्वतंत्रता के समय देश का भारत तथा पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य से विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें से अधिकांश का चुनाव प्रांतीय संविधान सभाओं ने किया था तथा शेष देशी रियासतों के सदस्य शासकों ने मनोनीत किए थे। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों को आधिपत्य था। कांग्रेस के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता होने के कारण यह सभी लोग जन भावनाओं व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व थे। इनको जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया था। देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं थे। ऐसे लगभग 560 क्षेत्र थे। भारतीय रियासतें देशी शासकों के अधीन थी। कश्मीर, हैदराबाद, पटियाला, ट्रावनकोर, मैसूर, बड़ौदा आदि बड़ी देशी रियासतें थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की अध्यक्षता उसके अध्यक्ष करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद पर चुना गया था। सभा में अनेक समितियां व उप समितियां थी। समितियां दो प्रकार की थी। एक कार्य प्रणाली के विषयों के मसले तथा दूसरी महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित मसलों देखती थी। एक ऐसे विशेषज्ञों की परामर्शदात्री समिति थी जो सभा के सदस्य नहीं थे। ये समिति बाहर से परामर्श देती थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते थे। इस समिति के कार्य संविधान को लेखबंद करना था। संविधान सभा की कार्य प्रणाली विधान मंडल की प्रणाली के ही समान थी। आपको वैधानिक कार्यप्रणाली के बारे में पाठ 12 में बताया जाएगा, जो कि सदन से संबंधित है। संविधान सभा के नेता सहमति की आवश्यकता के प्रति सचेत थे। अंत जहां तक संभव था पूर्ण सहमति के आधार पर ही निर्णय लिए जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप अनेक मुद्दों पर विभिन्न समझौते संपन्न हुए। संविधान सभा ने अपना कार्य भारत के भविष्य को दृष्टि में रखते हुए किया। उसके सामने कुछ निर्धारित लक्ष्य थे, जो कि जन आकांक्षाओं के प्रतिबिंबित करते थे। संविधान सभा के उद्देश्य। संविधान सभा लगभग 200 वर्ष के औपनिवेशिक शासन, जन आधारित स्वतंत्रता संघर्ष, देश का विभाजन, सांप्रदायिकता, हिंसा व वृद्धि की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी। इसलिए संविधान निर्माता जन आकांक्षाओं की पूर्ति, देश की एकता व अखंडता तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के प्रति सचेत थे। सभा के अंदर भी विचारधारा संबंधी कुछ मतभेद थे। कुछ सदस्यों का झुकाव समाजवादी सिद्धांतों के प्रति था, जबकि अन्य अनेक गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। किंतु अधिकांश सदस्य उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। आम सहमति बनाने व संघर्ष को टालने के प्रयास में होते रहते थे। आम सहमति लक्ष्यपूर्ण प्रस्ताव के रूप में 17 दिसंबर 1946 को सामने आई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष
प्रस्तुत किया तथा उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उदारवादी दृष्टिकोण उदारवादी व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता पर बल देते हैं ताकि राज्य का हस्तक्षेप इस क्षेत्र में कम से कम हो। उद्देश्य प्रस्तावना या लक्ष्य पूर्ति प्रस्तावना। ये प्रस्तावना जनता की उन भावनाओं व आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करता था जो स्वतंत्रता प्राप्ति की आस लगाए बैठे थे। इस प्रस्तावना के अनुसार भारत को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाना था। संविधान नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास आस्था व व्यवसाय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। इसमें नागरिकों को समानता तथा सबके लिए न्याय का भी प्रावधान होगा। कुछ प्रावधान जनता के विभिन्न वर्गों के कल्याण के बारे में भी होंगे। प्रस्ताव ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत की अंतिम सत्ता जनता में ही निहित होगी। प्रस्ताव में दिए गए लक्ष्य प्रस्ताव में सामान्य प्रकार के थे। इसका उद्देश्य सदस्यों का दिशा निर्देश व रूपरेखा प्रदान करना था। जैसे पहले कहा गया है, वैचारिक मतभेदों के बावजूद संविधान सभा के सदस्य लक्ष्य पूर्ति प्रस्ताव पर एकमत थे। इन लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रही तथा उसने 26 नवंबर 1949 तक अपना कार्य समाप्त कर लिया। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी दिन से भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। संविधान सभा के सभापति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के नए संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ होती है। प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका के समान ही है। भूमिका के रूप में प्रस्तावना संविधान की पुस्तक के उपबंधों का भाग नहीं है, परंतु यह संविधान निर्माण के उद्देश्यों व लक्ष्यों की व्याख्या करती है। प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रवाद गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिनिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संवैधानिक सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकतत् इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं। प्रस्तावना संक्षेप में संविधान के लक्ष्यों की 2 प्रकार से व्याख्या करती है। एक प्रशासन की संरचना के बारे में तथा दूसरा स्वतंत्र भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के विषय में। ये इसी के कारण है कि संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को कुंजी माना जाता है। प्रस्तावना को वर्णित लक्ष्य इस प्रकार है। भारत का एक संप्रभु समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णन सभी भारतीय नागरिकों के लिए प्रावधान नियमित न्याय सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था व उपासना की समानता प्रतिनिष्ठा तथा अवसर की समानता भ्रातृत्व एकता व अखंडता। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुता किसी स्वतंत्र राज्य का ही अति अनिवार्य तत्व होता है। साधारण तथा इसका अर्थ होता है बिना किसी आंतरिक व बाहरी दबाव प्रभाव अथवा हस्तक्षेप के राज्य के निर्णय लेने
की समता। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की घटनाओं जनता या समूह द्वारा की गई मांगों, जनता नेताओं अथवा संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों अथवा परामर्श का राज्य निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संविधान के आरंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च संप्रभुता का स्रोत जनता है। समाजवादी। संविधान में समाजवादी शब्द आरंभ में नहीं था। इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ 1976 में 92वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जुड़ना कुछ विदित है। इसके दो कारण हैं। एक, समाजवादी शब्द का अर्थ व परिभाषा भिन्न भिन्न है, ये स्पष्ट नहीं है या कौन सा अर्थ अथवा परिभाषा को माना गया है। दूसरा, ये शब्द प्रस्तावना में तो शामिल है परंतु संविधान के प्रावधानों में इसका कोई परिलक्षित होना विवादग्रस्त है। प्रस्तावना में शामिल करने से पहले भारत में समाजवाद के शब्द का प्रयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में हुआ है। इसके अनुरूप ये कहा जा सकता है कि समाजवाद शब्द के प्रयोग का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकृत करना है। इसका यह भी अर्थ है कि समानताओं का निराकरण करने, सब लोगों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने, धन तथा उत्पादन के साधनों का मुट्ठी भर लोगों में केंद्रित होने को रोकने जैसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता हो। ये सभी लक्ष्य नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत दिए गए हैं, जिन्हें आगे आप पाठ संख्या 7 में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना में इस शब्द का कहीं अभिप्राय है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक धन द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा। इस विषय में दो पहलू हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करने या पालन करने को स्वतंत्र है तथा प्रत्येक धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक मसलों का इच्छानुसार पालन कर सकता है। द्वितीय, राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय के मसले में धर्म, जाति आदि के आधार पर मतभेद नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता व सबकी समानता के बारे में संविधान के न्याय योग्य मौलिक अधिकारों के रूप में प्रावधान मौजूद है, जो कि संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। परंतु धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिससे यह प्रकट हो सके कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय राज्य की मौलिक विचारधारा का अभिन्न भाग है। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र का अर्थ आमतौर पर जनता के द्वारा वह जनता के लिए सरकार का गठन माना जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित अथवा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी सत्ता सीमित है और यह मनमानी नहीं कर सकती। लोकतंत्र के विचार संविधान में सार्वभौम वास्तविक मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकारों की गारंटी व उत्तरदायी शासन के रूप में परिलक्षित है। आप इनके बारे में अगले पाठकों में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में संविधान द्वारा संघीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। गणराज्य का अर्थ है कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी पद उत्तराधिकार पर आधारित नहीं है। दूसरे शब्दों में सभी पद जनता के लिए उपलब्ध है। कुछ देशों में सरकारें जो लोकतांत्रिक है परंतु राज्यों के अध्यक्ष निर्वाचित नहीं है। ऐसे राज्य के अध्यक्ष के पास वास्तविक सत्ता नहीं होती है तथा उत्तराधिकार पर आधारित होने के कारण इन राज्यों को गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। ब्रिटेन व जापान ऐसे ही लोकतांत्रिक राज्य है। भारतीय संविधान में राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है तथा कोई भी पद जन्म के आधार पर नहीं है। इस प्रकार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह लोकतांत्रिक गणराज्य है। उपरांत विवेचन से यह स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में भारतीय संविधान निर्माताओं
भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रस्तावना में घोषणा की तथा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रावधान किए। न्याय, स्वतंत्रता व समानता। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के लोगों को बताया गया है कि उसका संघर्ष केवल ब्रिटिश शासकों। न्याय, स्वतंत्रता व समानता। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के लोगों को बताया गया कि उनका संघर्ष केवल ब्रिटिश शासकों से मुक्ति के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे युग के सूत्रपात के लिए है जिसमें स्त्री पुरुष की गरिमा की सुरक्षा, निर्धनता व उन्मूलन व शोषण की समाप्ति हो सके। इसलिए लक्ष्य पूर्ति प्रस्ताव व प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता व समानता के प्रावधानों की घोषणा चिर प्रतिष्ठित आदर्शों के रूप में की। न्याय। साधारण तौर पर न्याय का अर्थ समाज में उत्तरदायित्वों, सुविधाओं का सार्थक बंटवारा। राजनीतिक दृष्टि से इसका अभिप्राय व्यक्तियों का भोजन, वस्त्र तथा आवास के आधारभूत अधिकारों को प्राप्त करने के साथ साथ उसको निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना तथा मनुष्यों के रूप में गरिमा युक्त जीवन बिताने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। इस आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान में अस्पृश्यता, वर्ग भेद तथा बेगरी को समाप्त करने, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित देने, विशेष कमजोर व साधनहीन वर्गों का और राजनीतिक में भाग लेने के प्रावधान मौजूद है। पाठ 7 में आप सामाजिक आर्थिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता से अभिप्राय हम पर्याय निर्णय लेने, चुनाव लड़ने व कार्य करने की आज़ादी को ही समझते हैं। राजनीतिक दृष्टि से इसके दो अर्थ हैं, नकारात्मक व सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय बाहरी संबंधों का अभाव है। सकारात्मक रूप से इसका अर्थ चुनाव करने की वास्तविक आज़ादी है। ये केवल तभी संभव है जब मनुष्य भय तथा अवसत्ता से मुक्त हो। संविधान की प्रस्तावना में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। संविधान में इस प्रकार की स्वतंत्रताओं का मौलिक अधिकारों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इच्छा की स्वतंत्रता की गारंटी, मौलिक अधिकारों की नहीं, परंतु इस बारे में निर्देश सिद्धांतों में राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। संविधान सभा में काम के अधिकार वह जीवनोपयोगी न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए कुछ सदस्यों ने सुझाव किया था, परंतु राज्य के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया गया। अधिक स्वतंत्रता के बिना जनता द्वारा राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताओं का वास्तविक उपभोग आज भी विवादग्रस्त मुद्दा है। समानता को आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा का सार तत्व माना जाता है। इसके अनेक आयाम हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता। भारत के अनेकों शताब्दियों तक व्यक्ति व जाति व लिंग आधार पर तथा राजनीतिक रूप से शासक व शासित के आधार पर असमान माना जाता था। इसके कारण उन्हें अवसर की समानता से वंचित रखा गया। समानता का आदर्श प्रस्तावना में शामिल करके संविधान निर्माताओं ने उन जन भावनाओं को अभिव्यक्त किया है जिनके अनुसार ऐसी समानताओं को अभिव्यक्त किया है, जिनके अनुसार ऐसी समानताओं व शोषण को समाप्त किया जा सके। अवसर व प्रतिनिष्ठा की समानता का तो विशेष उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। प्रतिनिष्ठा की समानता का अर्थ है कि राज्य को अपने नागरिकों से समान व्यवहार करना चाहिए तथा जाति, वंश, जन्म, धर्म, लिंग आदि को आधार बनाकर भेदभाव
नहीं करना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि जब सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण जैसे प्रावधानों को मौलिक अधिकारों में शामिल करके ऐसी समानता को सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक प्रक्रियाओं में भेदभाव को भी संविधान अनुसूचित मानता है। अस्पृश्यता को गंभीर अपराध माना गया है। इस तथ्य पर आधारित भेदभाव के लिए दंड की व्यवस्था है। अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने जन्म की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद अपनी बुद्धि के विकास व व्यवसाय को अपनाने के समान अवसर उपलब्ध होंगे। इसका अभिप्राय ये है कि सभी पद, नौकरी अथवा व्यवसाय समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए समान शर्तों पर उपलब्ध होने चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा राज्य के अधीन कोई भी रोजगार अथवा पद सभी नागरिकों को समानता के आधार पर देने की गारंटी दी गई है। वह धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान अथवा निवास के आधार पर भेदभाव की मन ही करता है। गरिमा, बंधुत्व, एकता व अखंडता। भारत की बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक समाज की पृष्ठभूमि तथा देश के विभाजन को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता नव स्वतंत्र राष्ट्र की एकता व अखंडता के प्रति अत्यधिक चिंतित थे। भिन्न धार्मिक, भाषाई, संस्कृति व आर्थिक समूह के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए इसी एकता व अखंडता की आवश्यकता थी। ऐसी आवश्यकता के कारण प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, जनता के मातृभाव तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को स्थान दिया गया। गरिमा का अर्थ है प्रत्येक नागरिक अपनी आस्था, विश्वास, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बावजूद अपने को देश का एक समान और महत्वपूर्ण नागरिक मानता है। मातृत्व का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक स्वयं को तथा दूसरे नागरिकों के देश के समान नागरिकों के रूप में देखता है। अंतर्विद्रोह के क्षेत्र में सहनशीलता है तथा एक देश के प्रति लगाव की भावना भी। सामान्य रूप से इसका अर्थ है कि भारतीय नागरिक एक व्यक्ति के स्तर पर तथा अपने निजी, सामाजिक, भाषाई अथवा धार्मिक समुदाय के स्तर पर सुनिश्चित व सम्मानित अनुभव करता है। वह भारतीय समाज व राष्ट्र के प्रति संपन्न का भाव रखता है। यह आशा की जाती है कि ऐसी गारंटी के प्रावधानों के द्वारा जनता में देशभक्ति, राष्ट्रवाद तथा भारतीयता की भावना उत्पन्न होगी। ऐसी सोचा गया था कि सहमति के द्वारा एकीकरण होगा, न कि बलपूर्वक समावेश। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान अनेकता में एकता के आदर्श पर आधारित है। संविधान का दर्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उपरांत विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि संविधान निर्माता देश के प्रशासन के लिए संविधान निर्माण तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वह एक नए समाज व लोकतंत्र की स्थापना का सपना संजोए हुए थे। उन्हें मालूम था कि पिछले दशकों के स्थान पर नए शासक लाना ही काफ़ी नहीं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सामाजिक आर्थिक विकास व उनको प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में संविधान सभा के सदस्यों व नेताओं में संवैधानिक मतभेद थे, परंतु वह परस्पर समझौते के द्वारा आम सहमति बनाने में सफल हो जाते थे। ये समिति संविधान प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। आप जानते हैं कि प्रस्तावना में समानता व स्वतंत्रता पर आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य का वर्णन मिलता है। बहुलवाद, सहनशीलता व सह अस्तित्व के बारे में उत्सुकता दिखाई पड़ती है। इससे न्याय की प्राप्ति के बारे में भी कहा गया है। ये सब उदारवादी लोकतांत्रिक परंपराओं के तत्व हैं। बहुलवाद, इसका अर्थ है समाज में विभिन्न विश्वासों तथा मान्यताओं वाले लोग निवास करते हैं। धर्म, भाषा, आस्था, विचार आदि के बारे में यह बात लागू होती है। सभी समुदायों का स्वतंत्र अस्तित्व वह समान आदर है। समानतावादी, एक ऐसा समाज जो अपने सभी सदस्यों
की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक हो उसे समानतावादी समाज कहते हैं। समानतावादी राज्य से आशा की जाती है कि वह अपने नागरिकों के बीच असमानताओं को कम करेगा तथा सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगा। संविधान की प्रस्तावना को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें एक निर्धारित लक्ष्य भविष्य के लिए रूपरेखा व दिशा व नई सामाजिक संरचना के निर्माण का प्रयास किया गया है, जो केवल लोकतांत्रिक व समान ही नहीं होगा बल्कि जो उचित भी होगा। यह एक ऐसा अवलोकन है जो मानवता पर आधारित लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और इसलिए समानतावादी भी है। इसलिए नई सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारतीय राज्य की सकारात्मक भूमिका की परिकल्पना की गई है। इसके साथ साथ यह व्यक्ति की स्वतंत्रता व नागरिक अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अंत हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान उदारवादी कल्याणकारी लोकतांत्रिक समाज की विचारधारा पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना का एक और महत्व यह है कि वह भारतीय राज्य के आदेशों व मूल्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस प्रकार वे संविधान की व्याख्या करते समय उचित सम्मान देती है। यह नागरिकों को सरकारी नीतियों का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाना प्रदान करती है। आपने क्या सीखा? देश के प्रशासन की रूपरेखा व संरचना संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। भारत का शासन एक ऐसे संविधान द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसका निर्माण स्वतंत्रता के समय एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा 1946 में स्वतंत्रता की औपनिवेशिक घोषणा से पहले अस्तित्व में आई। सभा में प्रांतीय सभाओं के द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य शामिल थे। संविधान सभा ने अपना काम लक्ष्य पूर्ति प्रस्ताव के साथ शुरू किया गया। ये प्रस्ताव जनता की भावनाओं व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया। इसके बाद भारत का नया संविधान औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारतीय संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है। वैधानिक रूप से प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, परंतु समझने की दृष्टि से प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये हमें उन आदर्शों, लक्ष्यों तथा विचारों के बारे में बताती है जो संविधान में निहित है। इसलिए प्रस्तावना संविधान की भावना व दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत इस संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। इसका अर्थ है कि भारत किसी दूसरी शक्ति के प्रभाव या नियंत्रण में न होकर एक स्वतंत्र देश है। इसकी सरकार जनता द्वारा निर्वाचित व जनता के प्रति ही उत्तरदायी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण राज्य का कोई धर्म नहीं है तथा सरकार के सभी धर्मों का समान आदर करने की अपेक्षा की जाती है। प्रस्तावना में भारतीय समाज के लिए निर्धारित लक्ष्यों का वर्णन मिलता है। ऐसे न्याय के प्रति सब नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का समानता तथा जनता के बीच भ्रातृ भाव के द्वारा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को प्रोत्साहन देना और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। प्रस्तावना में वर्णित लक्ष्य और आदर्श हमें बताते हैं कि भारतीय संविधान उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।